दोस्तों, बात है मई 2023 की, जब एक्सपेडिशन नाविकों का एक दल स्पेनिश समुद्र तट से गुजर रहा था। इस दिन आसमान काफी साफ था, पानी भी शांत था और समुद्री यात्रा करने के लिए ये एकदम परफेक्ट दिन था। लेकिन तभी न जाने कहां से जहाज पर कोई चीज आ गिरी। जब ये क्रू ने पीछे जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि जहाज का पतवार पूरी तरह से फटा हुआ था और नाव पर एक बड़ा सा छेद हो गया था। पानी इसके अंदर जा रहा था और पतवार के बिना और नाव को किनारे तक ले जाने में असमर्थ चालक दल पानी निकालने के लिए मजबूर था और मदद के लिए उसने पुकारा। क्या वे किसी चट्टान में फंस गए थे या फिर कोई तेज लहर उनसे टकरा गई थी? लेकिन तभी चालक दल ने देखा कि असल में जहाज को काटा गया था। शायद ये एक शार्क का काम हो या ग्रेट व्हाइट हो। खैर, कुछ ही पल में उन्होंने देखा कि एक नहीं बल्कि कई स्लीक काले पंख वाले जहाज के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये ओरकास थे। किसी वजह से आमतौर पर पीसफुल ओरकास, उनकी एक टोली ने जहाज को निशाना बनाया और उस पर हमला कर दिया। ओरकास को उनके दूसरे निकनेम किलर व्हेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और हालांकि उन्होंने कभी भी इस तरह के इंसानों को निशाना नहीं बनाया था, पर इस जहाज को बना लिया। लेकिन सिर्फ ये जहाज ही नहीं, हाल ही में ये सूचना भी मिली थी कि कई सारे ओरका ने नावों और सेलिंग वेसल्स पर भी स्पेन और पुर्तगाल के अटलांटिक तट पर हमला किया था। और सिर्फ 2-4 हमले ही नहीं, बल्कि सैकड़ों रिपोर्ट लोगों द्वारा 2020 के बाद से दर्ज की गई हैं। लेकिन क्यों? क्या ये ओरकास द्वारा बनाया गया एक अजीब खेल है, या समुद्र में कोई चीज उनको पागल बना रही है, या फिर ये कोई बदला ले रहे हैं? खैर, अपने वाटर विंग्स उठा लो, क्योंकि हम इस रहस्य में गोता लगाने जा रहे हैं कि आखिर किलर व्हेल ने इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला क्यों किया। सबसे पहले आइए इस व्हेल के बारे में जान लेते हैं। हालांकि वास्तव में इसे अक्सर किलर व्हेल के नाम से जाना जाता है और ओरकास डॉल्फिन्स के परिवार के सबसे बड़े सदस्य माने जाते हैं। उन्हें ये उपनाम नाविकों की प्राचीन कहानियों द्वारा दिया गया था, जिन्होंने ओरकास के एक ग्रुप को व्हेल की बड़ी प्रजातियों का शिकार करते हुए देखा था। उन्होंने व्हेल किलर्स नाम दिया था, एक ऐसा नाम जो आखिरकार फिर किलर व्हेल्स में बदल गया। इतना तो आप जानते ही हैं। खैर, नामों को एक तरफ रखते हुए बता दूं कि इन मांसाहारी प्राणियों की लंबाई 32 फीट तक हो सकती है, उनका वजन 6 टन तक हो सकता है और उनके पास किसी भी समुद्री मैमल्स की तुलना में सबसे बड़ा डोर्सल फिन होता है, जो 6 फीट तक लंबा हो सकता है। अंदाज़ा लगाने के लिए बता दूं, कुछ बड़े एडल्ट ऑर्का का आकार और वजन इतना ज़्यादा होता है जितना कि एक फाउंटेन थंडरकैट स्पीड बोट का हो सकता है। और तुलना के अनुसार वे समुद्र में रहने वाले सबसे तेज समुद्री मैमल्स की प्रजाति हैं, जो अपनी क्षमता से लगभग 34.8 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आप कभी समंदर में खुद को ओरका के सामने पाते हैं तो ये मत सोचना कि आप उनसे आगे निकल सकते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंसानों पर कभी भी कोई घातक हमला ओरका द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि उन लोगों के लिए एक बहुत ही अलग और बहुत ही गहरी कहानी है जिन्हें कैद कर लिया गया था, लेकिन ये मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जबकि जंगली ओरकास और मनुष्यों के बीच हुआ इंटरेक्शन हमेशा खेल कूद के रूप में ही हुआ है और यहाँ तक कि उनके बीच में अनदेखी दोस्ती भी पैदा हो चुकी है। जी हाँ, फ्री विली की तरह। ये 90 के दशक के सभी बच्चों के लिए कुछ पुरानी यादें हैं। यार, क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? लेकिन ओरका जितना पुराना नहीं हूँ, क्योंकि इन बड़े समुद्री पांडा की जीवित रहने की उम्र कहीं 50 से लेकर 90 साल तक है और आमतौर पर अपने लंबे जीवन के दौरान ओरकास ने कभी भी मनुष्यों के प्रति ईर्ष्या नहीं दिखाई। लेकिन सिर्फ 2020 तक, जिसके बाद 500 से ज़्यादा हमले ओरकास द्वारा उनके बोट्स पर किए गए, जो कि स्पेनिश समुद्र तट से गुजर रही थीं। और 2023 तक इनके हमलों में कम से कम 3 जहाज भी डूब गए। इससे और ज़्यादा डरावनी बात यह है कि ओरकास हमला करने में कितने चालाक होते हैं। ये देखने के लिए इस क्लिप पर एक नज़र डालें। ओरका जानबूझकर जहाज के पतवार को निशाना बनाता है, क्योंकि वो जहाज को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और बस थोड़ा सा टूटने से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ओरकास के इस ग्रुप ने न सिर्फ 15 मिनट में ही इस जहाज के दोनों पतवारों को तोड़ दिया, और बुरी बात यह है कि कैप्टन डैनियल क्रेज के लिए ये दूसरी बार है जब उनकी नाव पर ओरकास द्वारा हमला किया गया है। इसकी नाव पर पहला हमला 2020 में हुआ था और 3 साल बाद फिर से ओरकास कहर बरसाने लौटे। शुक्र है कि ये जहाज अभी भी अपनी मोटरों के सहारे चल पा रहा था और कैप्टन क्रेज धीरे धीरे किनारे पर वापस आने में सक्षम रहे। लेकिन यहाँ मौजूद दूसरे जहाज इतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं और बिना पतवार के वे कई दिनों तक समुद्र में फंसे रहे, जब तक कि कुछ कोस्ट गार्ड ने उनको रेस्क्यू किया।
लेकिन ओरकास ने जहाज़ों को इतनी कुशलता से निशाना बनाया और तोड़ा, ये सब किया कैसे, सीखा कैसे? खैर ऐसा इसलिए है क्योंकि उस प्यारे काले और सफ़ेद चेहरे के पीछे एक बेहद ही बुद्धिमान और घातक शिकारी छिपा हुआ है। ओरकास बहुत ही चालाक शिकारी होते हैं और अपने शिकार को मारने के लिए वो 30 तक के ग्रुप में एक साथ काम करते हैं, जिन्हें पॉट्स के रूप में जाना जाता है। वे गहरे पानी के अंदर भी बहुत ही घातक साबित होते हैं क्योंकि वे अपनी इको लोकेशन क्षमता का इस्तेमाल करके मछली को 500 फीट दूर तक देख पाते हैं और बड़े मुंह के 3 इंच वाले नुकीली दांतों की मदद से वे अपने से बड़े शिकार को आसानी से टुकड़ों में काट देते हैं। हालांकि अब तक ओरका का सबसे घातक हथियार, जी हाँ, उनकी बुद्धि है। ओरकास बुद्धिमानी में बाकी सभी समुद्री मैमल्स में से दूसरे नंबर पर आते हैं, जिसका वजन 15 पाउंड होता है। हालांकि आकार मायने नहीं रखता जब बात दिमाग की आती है तो, लेकिन आमतौर पर बड़े जानवरों में दिमाग भी बड़ा होता है, जिससे वे अपने विशाल शरीर की एक्स्ट्रा मांसपेशियों और नर्व्स को कंट्रोल कर पाते हैं। जबकि ग्रह पर मौजूद सबसे बुद्धिमान प्रजाति यानी हमारा दिमाग बहुत ही छोटा होता है, जिसका वजन औसतन सिर्फ 3 पाउंड तक होता है। और बुद्धि को डिटरमाइन करने के लिए वैज्ञानिक शरीर के आकार और मस्तिष्क के आकार के रेशो को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए इंसान का दिमाग एवरेज बॉडी मास से 7 गुना उन मैमल से ज़्यादा होता है जिनका बॉडी मास इंसान जितना होता है। एक नॉर्मल इंसान के आकार जितने मैमल्स को हमारा जितना बड़ा मस्तिष्क चाहिए हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमारा मस्तिष्क विकसित होकर बड़ा हो गया है क्योंकि हमने अपनी बुद्धि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्यों को हल करने के लिए इस्तेमाल की। बता दूं कि ओरकास का मस्तिष्क उनके एवरेज बॉडी मास का 2.5 गुना होता है। जी हाँ, सिमिलर बॉडी मास वाले जानवरों के बराबर। ये चिंपैंजी के शरीर और मस्तिष्क के रेशों के समान है। और ये देखते हुए कि चिंपैंजी साइन भाषा और टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें स्मार्ट जानवरों के रूप में स्वीकार किया जाता है। बता दूं कि चिंपैंजी के अंदर एक मानव बच्चे के समान सीखने की क्षमता होती है और देखा जाए तो ओरकास की मानसिक क्षमता भी उतनी होती है जितनी एक प्री स्कूलर बच्चे की होती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मस्तिष्क और शरीर का ये रेशो ओरकास की बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज कर रहा है और जितना हम सोचते हैं वे उससे ज्यादा होशियार हो सकते हैं। लेकिन कितने होशियार? बता दूं कि उन्होंने दुनिया के हर महासागर में रहने के लिए खुद को इस तरह से तैयार कर लिया है जैसे इंसानों ने जमीन पर रहने के लिए खुद को कर लिया। यहाँ तक कि ओरकास ग्रह पर मनुष्यों के बाद दूसरा सबसे दूर तक रहने वाला मैमल है। वे हर जगह पाए जा सकते हैं, ट्रॉपिकल हिंद महासागर से लेकर अंटार्कटिका के आसपास के ठंडे दक्षिणी महासागर तक। और हर समुद्री वातावरण में उन्होंने जीवित रहने और पनपने के लिए खुद को एडॉप्ट कर लिया है। हालांकि इसके बावजूद ओरकास खाने के मामले में नखरेबाज होते हैं। एक बार जब उन्होंने कुछ खाने का तय कर लिया तो उस पर कायम रहेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में पाए जाने वाले ओरकास मछली खाने वाले होते हैं, जबकि तट पर रहने वाले उनके भाई जो होते हैं वो मीट खाना पसंद करते हैं, जैसे कि सील और समुद्री ऑटर्स। और बता दूं कि दक्षिणी हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले ओरकास तो और ज़्यादा एक्सट्रीम भोजन का आनंद लेने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें स्टिंगरेज भी शामिल हैं। लेकिन स्टिंगरे अपनी घातक जहरीली स्पाइन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन न्यूजीलैंड के तट से दूर ओरकास के लिए वे समुद्र के नीचे डोरिटो के बराबर हैं। रेस का शिकार करने के लिए इन ओरकास ने यह पता लगा लिया है कि जब रेस उल्टे होते हैं तो वे पैरालिसिस की स्टेट में होते हैं। इसलिए कुछ मामलों में एक ओरका रेस को समुद्र तल पर पकड़कर उल्टा कर दिया जाता है और दूसरा ओरका सावधानी से अपने दांतों से स्टिंगरे को निकाल देता है, जिसके बाद स्टिंगरे को खाया जाता है, जो जहर मुक्त होता है। हालांकि ये बहुत ही प्रभावशाली लगता है, लेकिन बता दूं कि ओरकास में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज खाने की भूख होती है। जी हाँ, शार्क। हालांकि हम सभी लोग समुद्र में किसी शार्क के सामने आने से तो डरते हैं, लेकिन जनाब, शार्क ओरकास के सामने आने से डरती है। भाई आप सोच रहे होंगे कि 20 फीट लंबे शरीर और 50 धारदार दांतों वाली इस विशाल सफेद शार्क को समुद्र में हराना नामुमकिन है, लेकिन ओरकास ने इनका शिकार करने की कला में महारत हासिल कर ली है। उनके इस मारने के तरीके को कराटे चॉप कहा जाता है, क्योंकि ये एक मार्शल आर्ट मास्टर की तकनीक है। अपनी चौड़ी पूंछ का इस्तेमाल करके किलर व्हेल शार्क को सतह पर धकेल देती है। फिर ओरका घूमते हैं और अपनी पूंछ को हवा में उठाते हैं, जिससे वो फिर शार्क के सिर पर दे मारते हैं। ये शार्क फिर पलट जाती है और पैरालाइज अवस्था में चली जाती है, जिसे टॉनिक इमोबिलिटी कहा जाता है। अब पैरालाइज रेस की तरह ही शार्क ओरकास के लिए मछली जैसा भोजन बन जाती है, लेकिन ये बेशकीमती भोजन ओरकास के लिए भारी कीमत पर प्राप्त होता है। हालांकि शार्क पानी में तैरती हुई चिकनी और नर्म दिखती है, लेकिन उनकी त्वचा असल में छोटे वी आकार के स्केल से ढकी होती है।
जो मछली के स्केल से ज़्यादा दांतों की तरह होती है। भाई जैसे कि शार्क पहले से ही कम घातक थी और उस पर सैंड पेपर जैसी क्वालिटी वाले स्केल्स का ये भोजन काफी खतरनाक साबित हो सकता है, जिसे कहते हैं शार्क बर्न। वे शार्क को पानी में खिंचाव कम करने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें तेजी और शांति से तैरने में मदद मिलती है। लेकिन इस दावत के लिए ऑर्कास को बुरी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये परतदार त्वचा आखिर में ऑर्कास के दांतों के मसूड़ों को खराब कर देती है। इसलिए ऑर्कास ने सिर्फ शार्क के सबसे ज्यादा पौष्टिक हिस्सों को अपना भोजन बनाने के लिए चुना है। जी हाँ, लीवर, जिससे वे त्वचा के साथ बहुत ही कम संपर्क में रहते हैं और अक्सर शार्क के शव के बाकी हिस्सों को तैरने और सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इस बीच बता दूं कि नॉर्वेजियन तट के ऑर्कास ने भेड़ की तरह मछलियां चराना सीख लिया है। कैसे? लुभाने वाली बॉल्स बनाकर। ये ऑर्कास हवा के बुलबुले और बेली फ्लैश के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हेरिंग के झुंड को पानी की सतह के पास एक तंग गेंद में बदल देते हैं। फिर ये ऑर्कास अपनी पूंछ से गेंद को मारते हैं, जिससे मछली अचंभित हो जाती है और ऑर्कास के लिए मुंह भर मछलियां निगलना आसान हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने किसी भी चीज को अपने भोजन में बदलना सीख लिया है। लेकिन दूसरे खतरों के बारे में क्या ख्याल है? जैसे कि बीचिंग। कई समुद्री जीवों के लिए बीचिंग बुरी साबित होती है, क्योंकि तट के गहरे पानी से बाहर चले जाना, जहां से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं होने के कारण डिहाइड्रेशन हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ऑर्कास ने न सिर्फ इस कमजोरी पर विजय पाई है, बल्कि उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए भी बदल लिया है। अर्जेंटीना के समुद्र तट पर ऑर्कास इस तथ्य का फायदा उठाते हैं कि हाथी, सील और समुद्री शेर चट्टानी तटों को जन्म देने और अपने बच्चों को पालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब समय आता है, ओरका एक लहर के साथ किनारे पर आती है। सील बच्चे को अपने दांतों में जकड़ लेती है और फिर अपने शरीर को घुमाती है और दूसरी लहर का इस्तेमाल करके उसे वापस गहरे पानी में खींच लेती है। और ऑर्कास सिर्फ लहरों के साथ नहीं चलते, बल्कि उनको पैदा भी करते हैं। अंटार्कटिका के दक्षिणी महासागर में उन्होंने शिकार करने के लिए कमाल की रणनीति अपनाई है। जैसे कि सील अक्सर बर्फ की परतों पर आराम करती हैं, लेकिन दोस्तों पानी के बाहर भी सील ऑर्कास से सुरक्षित नहीं रह पाते। वैज्ञानिकों ने देखा है कि 5 से 7 ऑर्कास एक साथ मिलकर पानी के ऊपर तैरते होते हैं और बर्फ को तोड़ने के लिए काम करते हैं, जिसके टूटने पर सील के रहने की जगह कम हो जाती है। जिसके बाद ऑर्कास बर्फ के उस टुकड़े को पानी में और बर्फ की चादरों से दूर धकेल देते हैं, जिससे उनके लिए बचना संभव हो जाता है। तो एक बार जब बर्फ का प्रभाव काफी कम हो जाता है, तो ऑर्कास लगभग बर्फ के इस टुकड़े से लगभग 50 फीट दूरी तक पीछे हट जाते हैं और फिर साथ में पूरी गति से बर्फ की ओर तैरते हैं। अंतिम समय पर पूरा ग्रुप बर्फ के निचले हिस्से से टकराकर एक लहर पैदा करता है, जिससे बर्फ पलट जाता है और सील पानी में गिर जाती है। ये सील के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ये रात्रि भोजन बन जाती है। लेकिन भाई, इन ऑर्कास की प्रतिभाशाली रणनीति को देखें तो वो लगातार एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि वे पूरा ग्रुप हमले को सटीकता के साथ करने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि ऑर्कास के लिए भी कोई ये बड़ा शिकार नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था, ऑर्कास को उनका प्रसिद्ध उपनाम मिला क्योंकि वे सचमुच वेल के हत्यारे हैं। उन्हें कई बार ग्रे वेल, हम्पबैक वेल और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी जीव ब्लू वेल पर हमला करते हुए देखा गया है। सभी हमले एक फैमिलियर पैटर्न का पालन करते हैं। ऑर्कास बारी बारी से वेल को कुचलते हैं, काटते हैं, उनके पंखों को खींचकर नीचे गिरा देते हैं। ऑर्कास हवाई हमला भी करते हैं। वे पानी से निकालकर वेल की पीठ पर छलांग लगाते हैं, उसके ब्लो होल को सरफेस पर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं और उसे हवा लेने से तड़पाते हैं। उनकी ये लड़ाई घंटों तक चलती रहती है और आखिर में थकी हुई वेल डूब जाती है। फिर ऑर्कास काम पर लग जाते हैं। वे वेल से उसके सबसे पौष्टिक हिस्से को काट लेते हैं, जैसे कि इसकी जीभ, ब्लूबर और कभी कभी लीवर भी। हाँ, बस इतना ही। वे बचे हुए शव को सफाई कर्मियों के लिए छोड़ देते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसका शिकार करने का तरीका ऑर्कास ने ना सीखा हो, और अब उन्होंने अपना ध्यान नावों की ओर लगा दिया है। लेकिन ये देखते हुए कि नावें तो खाने वाली चीज नहीं है, फिर ऑर्कास ने उन पर हमला करना शुरू करने का क्यों सोचा? इससे पहले वे नावों का चंचलता से पीछा करने, उनके दौड़ लगाने और अक्सर लहरों में सर्फिंग करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन अब ऑर्कास खेल नहीं रहे हैं। अब उन्होंने नावों पे हमला करना शुरू कर ही दिया है, और ये हल्के फुल्के हमले हैं नहीं, तो इंसानों को बचना होगा। ये झटके इतने तेज होते हैं कि उनमें सवार लोगों का संतुलन भी बिगड़ जाता है।
Are they trying to hit the boat? यह विशेष घटना न्यूजीलैंड के तट पर घटी है, लेकिन नावों के प्रति ओरका की आक्रामकता की सबसे ड्रामेटिक घटना स्पेनिश की तटरेखा पर हुई है, और यही वो कारण भी है जिनसे वैज्ञानिक चिंतित हैं। आमतौर पर इनके साथ इंटरेक्शन होना रेयर है, क्योंकि ओरकास इस इलाके से गुजरने वाली प्रत्येक 100 नावों में से सिर्फ एक को छूता है। लेकिन जब भी ओरकास ने नावों पर हमला किया तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ है, और ऐसा ही कुछ मैट जॉनसन के साथ भी हुआ था जब वो पुर्तगाल साइंस के पास से सेलिंग करते हुए 2023 में जा रहे थे। वो बिल्कुल बेसहारा थे जब ओरकास के एक समूह उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और फिर उनकी नाव पर हमला कर दिया, जिससे वो 90 डिग्री घूम गई। ओरकास ने बारीकी से एक दूसरे के साथ काम किया। बड़े पुराने ओरकास ने अपने सिर से नाव पर हमला किया, जबकि ओरकास की एक छोटी जोड़ी ने पतवार पर हमला कर दिया और नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में दूसरे किलर व्हेल हमले भी इसी खास पैटर्न को फॉलो करते हुए देखे गए, जैसे कि इस घटना में हुआ। जब एक याच जिब्राल्टर के बीच में सेलिंग कर रही थी तो ओरकास ने नाव पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 3 घंटे तक हथौड़ा चलाया। बाप रे। आखिरकार उन्होंने पतवार ही चबा डाली, और जब वो बिना पतवार के पानी में तैरती रही तो मरम्मत के लिए नौका को वापस किनारे पर खींचना पड़ा। लेकिन इन हमलों के पीछे का कारण क्या है? वैसे वैज्ञानिकों के पास 2 सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि ये एक प्रकार का खेल है, जबकि कुछ का मानना है कि ये सोची समझी चाल है और बदला है। लेकिन ओरकास इंसानों से बदला लेने की कार्रवाई क्यों करना चाहेंगे? क्या उनको ये पता चल गया कि समुद्र में मौजूद सभी प्लास्टिक का कारण हम हैं, या उन्होंने सी वर्ल्ड के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली है? खैर, एक प्रमुख सिद्धांत ये बताता है कि एक नाव के साथ हुई बुरी घटना उसने एक ओरका के व्यवहार में बदलाव ला दिया। एक्सपर्ट्स ने इस मादा ओरका का नाम व्हाइट ग्लेडिस रखा है, और उनका मानना है कि मछली पकड़ने की किसी इल्लीगल एक्टिविटी के दौरान वो घायल हुई होगी। इस दर्दनाक घटना की वजह से ओरका के दिमाग में बस गया होगा कि नाव उनके लिए खतरा है, इसलिए वे सेल्फ डिफेंस के रूप में हमला कर रहे हैं। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस घटना ने सिर्फ एक ओरका को प्रभावित किया है तो बाकी सभी ओरका ने भी तो नावों का शिकार करना क्यों शुरू कर दिया? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि ओरकास हाईली सोशल मैट्रियार्कल ग्रुप में रहते हैं, जहां महिला ओरकास महत्वपूर्ण पद रखती हैं, और क्योंकि ओरकास सोशल प्राणी हैं, इसलिए वे दूसरों द्वारा किए गए व्यवहारों की नकल करती हैं। इसलिए अगर किसी कुल माता ने नावों पर हमला करना शुरू कर दिया तो संभावना है कि इस व्यवहार की नकल की गई होगी और तेजी से व्यवहार ओरका आबादी के बाकी हिस्सों में फैल गया हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओरकास जानबूझकर अपने बच्चों को नावों पर हमला करना नहीं सिखा रहे, बल्कि व्यवहार युवा ओरकास में नकल के माध्यम से फैल गया है, क्योंकि उन्होंने एडल्ट को ऐसा करते हुए देखा और वे इसे महारत हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण स्किल मानते हैं। यही वजह है कि ओरकास बार बार नावों पर हमला करने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जो अनिवार्य रूप से व्हेल की संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि अजीब है, मैंने अभी संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया। ग्रुप द्वारा मानी जाने वाली इंटेलेक्ट की मैनिफेस्टेशन के रूप में डिफाइन हुआ ये शब्द निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ मनुष्यों पर ही लागू होता है ना? खैर, यहाँ असली बात यह है कि अलग अलग ओरका पॉट्स की अपनी अनूठी संस्कृतियाँ होती हैं, यहाँ तक कि उनकी हर एक की अपनी भाषाएं भी होती हैं। हालांकि वे जो भी बोली, सीटियाँ और क्लिक करते हैं ना, वो हमें एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट ने इन मनमोहक ध्वनियों को एनालाइज किया और पाया कि ओरका पॉट्स में भी जो ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय जल में रहते हैं, उनकी आवाज़ें एक दूसरे से अलग हैं। जैसे इंसानों द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी बनाम ग्रीक अलग है। असल में ओरका संस्कृति हमारे अनुमान से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स हो सकती है। वैज्ञानिकों को इस बात के बढ़ते सबूत मिले हैं कि संस्कृति यह तय करती है कि ओरका क्या खाते हैं और उनके साथी क्या पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि वे मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, जो इस बात की अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देती है कि ओरकास ने नावों पर हमला करना क्यों शुरू कर दिया। ये शायद एलिब्रेट सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किया जाने वाला खेल हो सकता है। क्या वो अभी भी कंफ्यूजिंग है? हाँ ठीक है, मैं इसे और कैसे समझा सकता हूँ? क्या आपको वे खतरनाक, मूर्खतापूर्ण और वायरल टाइपॉड चुनौती याद है, जहाँ बच्चों ने खुद को डिटर्जेंट कैप्सूल खाते हुए फिल्माया था, जो खाने के रूप में बहुत ही जहरीले होते हैं? खैर, ये ओरका के लिए शायद उतना ही साहस का काम हो सकता है जिसे बाइट द बोर्ड चुनौती कहते हैं। इंसानों की तरह ओरकास भी कभी कभी मनोरंजन के लिए एक दूसरे के व्यवहार की नकल करते हैं। उदाहरण के लिए 1987 में
पुगेट साउंड में कई ऑर्कस को डेड सेल्मन जैसी टोपी पहने हुए देखा गया था। अब आप सोच सकते हैं कि शायद ये एक संयोग हो सकता है, एक या दो डेड सेल्मन पानी में बह गए हों और ओरका के सिर पर आ गिरे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक जानबूझकर किया गया फैशन था। बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि डेड सेल्मन एक मादा ओरका द्वारा शुरू किया गया था, जो फिर दो दूसरे पॉट्स की मदद से एक वायरल चुनौती की तरह फैल गया। फिर लगभग 6 सप्ताह के बाद ये मजाक पुराना हो गया और ओरकास ने अपने सिर पर सेल्मन रखना बंद कर दिया। कुछ ने फिर अगली गर्मियों में इस ट्रेंड को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रुचि जगाने में असफल रहे। जिस तरह इंटरनेट का कब्रिस्तान पूरे मीम से भरा पड़ा है, उसी तरह से ओरकास भी अपने सांस्कृतिक फैट्स को त्याग कर और आगे बढ़े। जांचकर्ताओं ने इनके दूसरे अनोखे व्यवहार भी देखे हैं, जैसे कि ओरकास वैंकूवर द्वीप के पास रहते हैं। वे एक ग्रीटिंग सेरेमनी में शामिल होते हैं, जिसमें पहले ओरकास दो सामने वाली लाइन में लग जाते हैं, जिसके बाद एक साथ में किलर व्हेल मॉश पिट पर टूट पड़ते हैं। वे रगड़ने वाले समुद्र तटों का भी आनंद लेते हैं, जहां वे द्वीप के समंदर तट पर मौजूद चिकने कंकड़ों के साथ अपना पेट खुजाते हैं। वैज्ञानिकों ने लगभग इनका मानव जैसा व्यवहार भी देखा है, जैसे कि अंतिम संस्कार की मेजबानी करना। मैं मजाक नहीं कर रहा। ओरकास ने अपने पॉट सदस्यों में से एक के शव को कई दिनों तक अपनी नाक की नोक पर रखकर उसे तैराया रखा। इस तरह से उसका शोक मना रहे थे, पर अब वो समुद्र में दफन है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इस बात से निश्चिंत नहीं हो पाए हैं कि नावों के प्रति ओरका का आक्रामक व्यवहार क्यों बढ़ गया, जबकि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि दोनों के बीच का इंटरेक्शन मनुष्यों और ओरकास के लिए कितनी खतरनाक बात है। दुख की बात यह है कि 2020 में ये व्यवहार शुरू होने के बाद से इबेरियन उप जनसंख्या से संबंधित 4 ओरका मारे गए हैं। हालांकि ये साबित नहीं हुआ है कि ये मौतें नाव से टक्कर खाकर हुई थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस व्यवहार के कारण ओरकास मनुष्यों के साथ और ज्यादा साहसी होते जा रहे हैं, जो उनके लिए खतरे की बात है। और ये मौतें पहले की तुलना में लुप्त होने की कगार पर इबेरियन ओरका उप जनसंख्या के लिए गंभीर झटका थी। और 2011 की आखिरी सेंसस के अनुसार अभी सिर्फ 39 इबेरियन ओरका ही बची थीं। दुर्भाग्य से हम मनुष्यों के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि ओरकास के व्यवहार को बदल सकें, और इस व्यवहार को ओरकास की संस्कृति से खत्म होने में कुछ समय तो लग सकता है। हालांकि चीज को प्रभावित करना ये आसान है क्या? जी हाँ, मानव व्यवहार को। इसलिए अब नावों को चेतावनी दी जाती है, अगर आसपास कोई ओरका दिखाई दे तो वहां से दूर चले जाएं। और खुद का बचाव करने के लिए ये जरूरी है कि क्रू रेत के 10-20 पाउंड अपनी बोट के आसपास छिड़का दें, जिससे ओरकास थोड़ा भ्रम में पड़ जाएं। क्या कहा? रेत? जी हाँ, क्योंकि जहाज के पतवार का पता लगाने के लिए ओरकास साइट के बजाय सोनार पर भरोसा करते हैं, और पतवार के चारों ओर रेत डालने से साउंड वेव्स पैदा होंगी, जो ठोस पार्टिकल्स के बीच बिखर जाएंगी, जिससे ओरकास भ्रमित हो जाएंगे कि जहाज का पतवार असल में है कहाँ। डेक पर बर्तनों को पीटने से भी ओरकास को नाव के पास आने से रोका जा सकता है। तो दोस्तों, अगर भाग्य अच्छा रहा तो ये ट्रेंड भी सैल्मन हेड ट्रेंड की तरह खत्म हो जाएगा, या किसी मूर्खतापूर्ण टिकटॉक चुनौती की तरह खत्म हो जाएगा। मुझे अभी भी ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि हर 12 साल का बच्चा बोतल पलटने का आदी क्यों है। यार, शायद मैं ही सचमुच ना ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, है ना? लेकिन अभी हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ओरकास पर है, जिस कारण ऐसा लगता है कि हम पानी में मौजूद एक बहुत बड़े खतरे को भूल रहे हैं। बता दूं कि मोबी डिक शायद सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी नॉवल में से एक है, जो उस कहानी को प्रस्तुत करती है जो बताती है कि कैसे एक विशाल व्हाइट व्हेल ने जहाज को डुबा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किताब एक असली कहानी पर आधारित है? जी हाँ, ये विश्व प्रसिद्ध नॉवल रियल लाइफ एक्सेस जहाज के 1820 में डूबने पर आधारित है। हम 21वीं सदी में व्हेलों को जेंटल जीव कह सकते हैं, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में व्हेल का शिकार करना एक बहुत ही बड़ा बिजनेस था। स्पर्म व्हेल खासतौर पर मांग में रहती थी, क्योंकि उनके सिर की कैविटी से एक विशेष प्रकार का तेल प्राप्त किया जा सकता था। इस मोमी तेल को स्पर्मासिटी के नाम से जाना जाता है, और यही कारण है कि इन विशाल जानवरों को स्पर्म व्हेल के रूप में जाना जाता है। इन तेल की थैलियों का इस्तेमाल व्हेल अपनी उछाल को एडजस्ट करने के लिए करती हैं, जब वो समुद्र में 6000 फीट से ज्यादा गहराई में अपने पसंदीदा शिकार के पीछे जाती हैं। जी हाँ, विशाल स्क्विड। लेकिन दुख की बात यह है कि व्हेल के लिए ये इस तेल का इस्तेमाल मशीनों को चमकाने, उन्हें लुब्रिकेट करने और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान किया जा सकता था, जिससे इनकी डिमांड बढ़ गई और स्पर्म व्हेल के शिकार के बिजनेस को बढ़ावा मिला। ये जाना पहचाना लग रहा है ना? उनके लिए जिन्होंने दूसरी अवतार फिल्म देखी है, द वे ऑफ वेट, या जो भी था यार,
आप स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि जेम्स कैमरून ने स्पर्म वेल विकिपीडिया पेज से कुछ प्रेरणा ली है। पहले पोकाहोंटस और अब ये। यार मुझे लगता है कि आगे तुम एक और टाइटैनिक फिल्म बनाओगे। हाँ, वैसे भी मनुष्यों द्वारा स्पर्म वेल का शिकार करने से पहले उनका एकमात्र नेचुरल शिकारी, आपने अनुमान लगा लिया होगा, जी हाँ, किलर वेल थी। तो किलर वेल से खुद को बचाने के लिए स्पर्म वेल अपने बच्चों को बीच में रखकर एक बड़ा सा घेरा बनाती है, फिर अपने जबड़ों या पूंछों से ओरकास पर हमला करती है। हालांकि इस तरीके से वे ओरकास से बच गए, लेकिन ये वेलिंग शिप्स के खिलाफ एक बेअसर रणनीति थी और स्थिर होने के कारण उनका शिकार करना और ज्यादा आसान हो गया। एक बड़ा घेरा बनाकर वेलों ने खुद को ऊपर से हापून के हमलों के प्रति असुरक्षित बना लिया। लेकिन फिर वेल के व्यवहार में अचानक से बदलाव आया। लेकिन तेल मछली पकड़ने के लोग के अनुसार 19वीं शताब्दी में शिकार का काम और कम सफल होता गया, यहाँ तक कि 2 सालों के अंदर स्पेन में वेल मछली का शिकार होने की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो गई। बता दूं कि सफल स्पर्म वेल शिकार में 58% की गिरावट दर्ज की गई। यह अजीब बात थी, क्योंकि आमतौर पर मनुष्य समय के साथ पसंदीदा शिकार का शिकार करने में बेहतर होते जाते हैं, क्योंकि इस कार्य के लिए शानदार तकनीक और तकनीकों का विकास किया जा रहा है। लेकिन वेलर्स ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि स्पर्म वेल उनको मात दे देगी। जांचकर्ता अब मानते हैं कि वेलों ने असल में वेलर से बचना सीख लिया है और इस जानकारी को पूरे समुद्र में शेयर कर दिया है। स्पर्म वेल ने तेजी से ऊपर की ओर तैरने की एक नई रणनीति विकसित कर ली है और जब भी उसे किसी शिकार जहाज का पता चलता है तो वो इसका इस्तेमाल करती है, क्योंकि वेलिंग नौकाएं पानी के प्रवाह के विपरीत वेलों का पीछा करने में बहुत ही धीमी थी, इसलिए वो बच निकल जाती थी। दूसरी वेल प्रजातियों की तरह स्पर्म वेल हाईली सामाजिक जानवर है। वे सोनार क्लिक के माध्यम से समुद्र में लंबी दूरी तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सोनार क्लिक इतने शक्तिशाली होते हैं कि ज्यादा नजदीक होने पर इंसान के कान के पर्दे उड़ा सकते हैं या किसी इंसान के अंगों को हिलाकर मौत के घाट उतार सकते हैं। गोताखोरों ने इन सोनार क्लिकों का अनुभव करने के बाद पार्शियल पैरालिसिस की भी सूचना दी है। हे भगवान, मुझे लगा कि वेल का गाना सुनकर आराम आ जाता है। दूसरी वेलों की तरह स्पर्म वेल को संस्कृति मैट्रिलिनियल भी है और वेलिंग जहाजों के बारे में जानकारी उस तरह से पास की गई होगी जैसे वेल कुलमाता भोजन के स्थानों के बारे में सूचना शेयर करती है। इस ग्रह पर स्पर्म वेल के पास सबसे बड़ा मस्तिष्क भी होता है, जिसका वजन 20 पाउंड तक होता है। इसलिए कल्पना मुश्किल नहीं है कि उनको कैसे पता चला कि उनका शिकार किया जा रहा है और ये एक सरल रणनीति विकसित करके कैसे रोका जाए। लेकिन वेल शांत रहने वालों में से भी नहीं थी। कुछ मामलों में तो वेलों ने नावों पर अपने विशाल 20 फीट लंबे सिर से भी हमला किया है। ऐसा ही कुछ रियल लाइफ एल्बिनो स्पर्म वेल के मामले में भी हुआ, जिसने एक्सेस वेलिंग जहाज पर हमला किया और उसे डुबा दिया, जो क्लासिक नोवेल मोबी डिक की प्रेरणा बन गई। इसलिए अगर कोई सबक सीखने लायक है तो वो ये कि वेल के साथ छेड़छाड़ ना करें जब आप समुद्र में सेलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप उनके इलाके में हैं तो वो तैरकर आपसे आगे निकल सकते हैं और आपको चकमा भी दे सकते हैं। और कभी कभी सबसे फ्रेंडली वेल का भी समय खराब हो सकता है, जैसे कि इस दाहिनी वेल के साथ हुआ, जो गलती से केप टाउन के पास एक नौका पर 2010 में चढ़ गई थी। वैज्ञानिकों को संदेह हुआ कि वेल खेल रही थी, लेकिन उन्होंने गलत अनुमान लगाया कि वो नाव के कितने करीब थी। बेचारा वेल, वो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक असली मोबी डिक के रूप में वो सामने आ गया। क्या ये देख के वेल के प्रति आपका सम्मान जागा? आपको कौन सी और का शिकार तकनीक सबसे प्रभावशाली लगी और क्या आपने कभी किसी को देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।